मेरे भाई की शादी थी। भाई की बारात के दिन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुझे हवाई जहाज़ की टिकट मिली थी। मेरे पहुंचते ही बारात दुल्हन के घर जाने को तैयार खड़ी थी। मेरा भाई मुझसे बहुत नाराज़ हो रहा था। कहने लगा कि तुम मेरी शादी के ऐन मौके पर पहुंचे हो। अगर अब 2-4 घंटे और लेट हो जाते तो मैं सारी ज़िंदगी तुमसे बात नहीं करता। मेरा भाई मुझसे ऐसी ही मोहब्बत करता था। जान छिड़कता था मुझ पर। 5 साल बाद में वापस आया था और इन 5 सालों में मुझे दुबई में रहने की इतनी आदत हो गई थी कि मैं अपने शहर में रहना ही नहीं चाहता था। मेरा इरादा यही था कि मैं हमेशा के लिए दुबई में शिफ्ट हो जाऊंगा। मगर मेरा ये इरादा उस समय बदल गया जब मैंने अपनी हसीन खूबसूरत भाभी को देखा था। मैं नहीं जानता था कि मुझे अपनी भाभी से पहली नज़र में ही मोहब्बत हो जाएगी। उसका मनमोहक रूप देखकर मैं पागल ही तो हो गया था। मैं पहले से ही तैयार था। बस अपना सामान अपने कमरे में रखा और भाई की बारात के साथ हॉल में पहुंच गया। खूब डांस हुआ, भंगड़ा डाला गया, ढोल बजा, बैंड बजा। लेकिन जैसे ही मैं हॉल के अंदर दाखिल हुआ तो सामने स्टेज पर बैठी उस परी को देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वे बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी और इन शादी के कपड़ों में क़यामत लग रही थी। कुछ पलों के लिए तो मैं आंखें झपकना भूल गया था, सांस लेना तक भूल गया था। मेरे कज़न ने मुझे हिलाया तो मैं बुरी तरह से चौंक गया था। वे कहने लगा, क्या हो गया, भांगड़ा नहीं डालना? उसके बाद तो मेरा दिल किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। उसकी खूबसूरती के आगे सब चीज़ें फीकी लग रही थी। मैं सामने एक टेबल पर बैठ गया और टिकटिकी लगाकर उसको देखने लगा था। उसके चेहरे के एक एक नक्शे को जैसे अपनी आंखों में बसाने की कोशिश कर रहा था। मुझे अपने भाई की किस्मत से जलन हो रही थी। मैं बहुत खूबसूरत था जबकि मेरा भाई हल्की सांवली रंगत का मालिक था। उसके नैन नक्श भी आम से थे। उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पता नहीं इतनी खूबसूरत लड़की ने मेरे भाई को कैसे पसंद कर लिया था और वे शादी के लिए तैयार हो गई थी। मैं थोड़ी ही दूरी पर बैठकर उसे देखे जा रहा था। वे मुझे कोई हूर लग रही थी और मेरा भाई हूर के साथ लंगूर। मुझे लगा शायद लड़की को मेरे भाई की तस्वीर नहीं दिखाई होगी, वरना इतनी हसीन लड़की कैसे मेरे भाई के लिए राज़ी हो सकती है। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब मेरा भाई अपनी बीवी के पास जाकर बैठ गया और उसकी दुल्हन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वे शर्मा शर्मा कर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर मेरा दिल चाह रहा था कि अपने भाई को स्टेज से हटाकर कहीं दूर भेज दूं और उसकी जगह मैं खुद जाकर बैठ जाऊं। मैं उठकर स्टेज पर जाकर अपने भाई और भाभी के बीच में खड़ा हो गया। मुझे देखकर मेरा भाई मुस्कुराकर कहने लगा, ये मेरा छोटा भाई है, आज ही दुबई से आया है। उसने पलकें उठाकर जब मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा मेरा दिल सीने में धड़कना भूल गया है। वे मुझे देखकर मुस्कुराई और उसने मुझसे पूछा, कैसे हैं आप? क्या आवाज़ थी उसकी। मैं उन दोनों के बीच में बैठ गया। मैंने अपने भाई से कहा, तुम क्या हम देवर भाभी के बीच में दीवार बनना चाहते हो? मैं चाहता था कि हंसी मजाक में उस तक पहुंच जाऊंगा और अपनी पहली ख्वाहिश मैंने अपनी भाभी के साथ बैठकर पूरी की थी। मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चिपक कर बैठ गया। वे एकदम से घबरा गई थी। मेकअप में भी उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। उसकी ये हालत देखकर मैं हंस रहा था। मैं सामने खड़े कैमरामैन से कहा, अरे मुंह उठाकर क्यों खड़े हो, मेरी भाभी के साथ मेरी तस्वीरें खींचो। ये कहकर मैंने मारिया के चेहरे की तरफ देखा। मैंने कहा, भाभी ज़रा मुस्कुराइए, ऐसी तस्वीर अच्छी थोड़ी आएगी। फिर आप दुल्हन हैं। मेरी बात सुनकर वे ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी, लेकिन उसकी कोशिश ये थी कि वह मुझसे दूर हट जाए। लेकिन मैं तस्वीरें खिंचवाने के बहाने से उसके बहुत करीब आ चुका था। काफ़ी देर बाद मैंने उसे अपनी पकड़ से आज़ाद कर दिया था। मेरा भाई मेरी इस हरकत से अनजान नहीं था और ऐसी हंसी मजाक तो देवर भाभी के साथ करते ही रहते हैं। इसे हमारे समाज में इतना बुरा भी नहीं समझा जाता। लेकिन मेरी नीयत में खोट था। मैंने तो पहली नज़र में ही अपनी भाभी को गंदी नज़र से देखा था। फिर मारिया विदा होकर मेरे भाई के साथ हमारे घर में आ गई। हम दोनों भाइयों के अलावा कोई और बहन भाई नहीं था, इसलिए मेरी माँ ही मारिया को मेरे भाई के कमरे में छोड़ने चली गई और भाई मेरे साथ बैठकर बातें करने लगा। मेरा भाई पूछ रहा था कि तुम इतनी देर से यहाँ आए हो कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला और अभी मेरी दुल्हन मेरा इंतज़ार कर रही है, इसलिए मैं तुमसे कल बात करूँगा। इस समय मैं अपने भाई को अपने पास रोक नहीं सकता था, वरना मेरा दिल तो चाह रहा था कि पूरी रात अपने भाई को अपने पास बैठा कर रखूँ, उसे उसकी दुल्हन के पास जाने ही नहीं दूँ, बल्कि कुछ ऐसा हो जाए कि उसकी दुल्हन पर मेरा हक हो जाता। मेरा भाई अपने कमरे में जा चुका था। मैंने बहुत कोशिश की मैं सो जाऊँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब भी मुझे ख्याल आता कि मेरा भाई अपनी बीवी का हाथ पकड़ रहा होगा, उसके हाथ में अंगूठी पहना रखा होगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ें कर रहा होगा, उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा होगा,
मेरे बेचैन दिल को करार नहीं आ रहा था। मैं उठकर बैठ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा भाई कमरे से बाहर आ जाए और दोबारा कमरे में ना जा सके, अपनी बीवी के करीब ना हो सके। फिर मेरे अंदर एक आवाज़ आई, ये क्या हरकतें हैं? मैं तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे भाई की इज्जत है, इस घर की इज्जत है, तुम्हारी नज़रों में उसके लिए इज्जत होनी चाहिए। लेकिन मैंने आज से पहले कौन सा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी थी जो आज सुनता। मैं दुबई में भी यही सब करता था। मुझे आदत थी ये सब कुछ करने की। मुझे जो भी लड़की पसंद आ जाती थी मैं उसको हासिल कर लेता था। जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी माँ और भाई दोनों ही कमरे में आ गए। मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ रखा था। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि मेरा सिर फट जाएगा। मेरी हालत देखकर मेरी माँ और मेरा भाई दोनों ही परेशान हो गए थे। मेरी माँ ने भाई से कहा कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, पता नहीं इसे क्या हो गया है। भाई कहने लगा, हो सकता है सफ़र करके आया है और आते ही शादी के हंगामों में लग गया, इसलिए दर्द हो रहा हो। मैं अभी से डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। वह मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के सामने भी मैंने वही ड्रामा चालू रखा। मुझे कोई दर्द नहीं था, लेकिन मजबूरन मुझे पेन किलर खानी पड़ी। उसके बाद भी मैंने यही कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। उसने मुझे नींद की मेडिसिन भी दे दी और बोला, ये खा लीजिए, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप घर जाकर सो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मेरा भाई मुझे मेरे कमरे तक ले आया था। मेरी माँ भी परेशान बैठी थी और मारिया अपने कमरे में अपने पति के लिए परेशान बैठी होगी। इस सोच ने तो मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। मैं यही तो चाहता था। मैं यही चाहता था कि वह अकेली बैठी रहे। मेरे भाई के कमरे की लाइट अभी तक जल रही थी। ये देखकर मेरा दिल खुश हो रहा था। भाई मुझे आराम करने के लिए कहकर जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्लीज़ मेरे पास बैठ जाओ। मेरा ये कहना था कि मेरी माँ भी यही कहने लगी कि तुम भाई के पास ही बैठ जाओ, देख नहीं रहे हो उसकी हालत कितनी ख़राब है। मैंने कहा, यार मेरे सर में अब भी बहुत दर्द है, ऐसा करो मेरा सर दबा दो। फिर मेरे बराबर में बैठ गया, मेरा सर दबाने लगा। मेरी माँ अपने कमरे में जा चुकी थी क्योंकि वह थक चुकी थी। काफ़ी देर तक वह मेरा सर दबाता रहा। मैंने उसका दूसरा हाथ पकड़कर अपने सर के नीचे रख लिया ताकि वे कहीं ना जा सके। मैंने उसके लिए बेड पर इतनी जगह छोड़ दी थी कि वह आराम से सो सकता था। वह मेरा सर दबाते हुए मुझसे बातें कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वह मेरे साथ बातें करते हुए वहीं सो गया। उसके कमरे की लाइट अभी तक जल रही थी। ये देखकर मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि वह उसके कमरे में दुल्हन बनी बैठी होगी और बार बार घड़ी की सुइयों की तरफ देख रही होगी। मैं उसके कमरे की खिड़की की तरफ चला गया। वह अब भी मेरे भाई के इंतज़ार में बैठी थी। मैं उसकी खूबसूरती देखकर अपनी आंखें ठंडी कर रहा था। वह इतनी हसीन थी कि मैं कई घंटे उससे बातें कर सकता था। आधे घंटे बाद वह वहीं खड़ी हुई, अपना भारी लहंगा संभालते हुए अलमारी के पास गई और अपनी नाइटी निकाल कर वॉशरूम के अंदर चली गई। मैंने भी खिड़की बंद की और वापस अपने कमरे में आकर लेट गया। मेरा भाई गहरी नींद में सो रहा था। मैं उसके बराबर में जाकर लेट गया। मैं अपनी एक्टिंग की खुद ही तारीफ़ें कर रहा था। मेरी चालाकी के कारण मेरे भाई को मौका ही नहीं मिला अपनी खूबसूरत बीवी के पास बैठने का, और मैं यही चाहता था। मेरी ड्रामेबाजी ने मेरे भाई की शादी की पहली रात को बर्बाद कर दिया था। लेकिन अब आगे मैं ऐसा क्या करता कि मेरा भाई अपनी बीवी से दूर चला जाता। अब तो मैंने बीमार होने का ही ड्रामा किया था, इसलिए वे अपनी बीवी के साथ बैठने की बजाय मेरे आगे पीछे घूम रहा था। लेकिन वह बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। उसकी जल्दबाजी को मैं अच्छी तरह से जानता था। सुबह मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारी शादी की पहली रात थी, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी वह कीमती रात बर्बाद हो गई। लेकिन जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वे मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे अपनी मजबूरी तुम्हें बताऊँ। वे कहने लगा, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, मुझे बताओ क्या बात है। मैंने कहा कि असल में मेरे दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है। मैंने उससे झूठ बोला था, लेकिन ये सुनकर उसे झटका लगा था। मैंने कहा, मैं सच कह, अचानक ही मेरे सर में दर्द होने लगता है। मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया तो उसने मुझे ये बात बताई है। वे कहने लगा, तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, यहीं हमारे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे डॉक्टर के पास दिखाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगे। मैंने उससे कहा कि मैंने अपने 5 साल दुबई में जॉब करके अपना एक मुकाम बनाया है। बहुत जल्द मेरी प्रमोशन होने वाली है। अगर मैंने 1 साल और लगा लिया तो मेरे मरने के बाद भी मेरे पैसे तुम लोगों को मिलते रहेंगे। ये सुनकर वे कहने लगा, ऊपर वाला ना करे तुम्हें कभी कुछ हो। मैंने कहा, देखो ये दिल दुखाने वाली हकीकत है। मैं जानता हूँ कि मेरा ब्रेन ट्यूमर
जिस स्टेज पर है मेरा बचना मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं तुम लोगों के लिए कुछ करके जाऊँ। लेकिन अब मैं ज़्यादा काम करता हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम ये 1 साल दुबई में लगा लो तो मेरी की गई मेहनत पर पानी नहीं फिरेगा और इस 1 साल में अपनी माँ के साथ रह लूँगा। ये कहने लगा कि मेरी यहाँ जॉब है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैंने उससे कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ के लिए और अपने भाई के लिए कुछ करूँ। प्लीज़ मेरे भाई, इनकार मत करना। मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी का बस 1 साल मांग रहा हूँ। 1 साल मेरी जगह दुबई में जॉब कर लो। मैं अपने बॉस से बात कर लूँगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारी जॉब मैं यहाँ कर लूँगा। मैं 1 साल अपनी माँ के साथ गुजारना चाहता हूँ। मेरे भाई को मेरी बात से भला क्या एतराज़ होना था। वह कहने लगा, अच्छा ठीक है। उसकी आंखों में नमी थी, वह अपने आंसुओं को मुझसे छुपा रहा था और मैं उसकी हालत से दिल ही दिल में हंस रहा था। मैंने कहा कि तुम भी कहोगी कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और मैं तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल रहा हूँ। वह कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं 1 साल तुम्हारी जगह वहाँ नौकरी कर लूँगा। मैंने कहा, लेकिन भाई मेरी आज रात की दुबई की फ़्लाइट है क्योंकि मुझे अपने ऑफिस से ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिली हैं। तुम कहो तो मैं अपनी टिकट कैंसिल करवा कर तुम्हारी टिकट कंफर्म करवा देता हूँ। वह मुझे क्या कह सकता था। उसने मेरी बात मान ली। मैंने कहा, तो जल्दी से अपनी तैयारी कर लो क्योंकि सुबह 7 बजे तुम्हारी फ़्लाइट है। मैं बस फ़ोन करके पहले तुम्हारी टिकट कंफर्म करवा देता हूँ। मैंने अपने भाई की टिकट कंफर्म करवा दी। रात की फ़्लाइट से ही वह बहुत दूर दुबई जा चुका था। मैंने सोचा कि चलो अभी 1 साल बाद आएगा, तब तक तो मैं अपना शौक़ इसकी बीवी से पूरा कर चुका हूँगा। फिर कह दूँगा कि मेरी बीमारी ख़त्म हो गई, मुझे माँ की दुआओं ने बचा लिया। मैं अपने कमरे में आकर लंबी तान कर सो गया था क्योंकि मुझे ये डर नहीं था कि वह अपनी बीवी के पास होगा। वह अब बहुत दूर जा चुका था। शाम को जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत खुश था। मैं कमरे से बाहर आया तो मारिया मेरी माँ के साथ बैठी थी। उसके चेहरे पर तो उदासी छाई हुई थी। मैं ये देखकर मुस्कुराया और मैंने कहा, भाभी प्लीज़ मुझे ज़रा नाश्ता बना दोगी। मेरी माँ कहने लगी, अभी तो इसकी शादी को 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ है, तुम्हारे लिए मैं नाश्ता बना देती हूँ। मैंने कहा कि माँ, मेरे लिए नाश्ता बनाने में इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये नाश्ता बनाएंगी तो इनका टाइम पास होगा। मैं चाहता था कि मैं मारिया के साथ जल्द से जल्द फ्री हो जाऊँ, इसलिए मैं पहले दिन से ही कोशिशों में लग गया था। मैं अपने कमरे में चला गया, इसलिए मजबूरन उसे मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ही लाना पड़ा। जैसे ही उसने ट्रे मेरे सामने रखी, मैंने उससे कहा, यहाँ बैठ जाओ प्लीज़, मेरी चाय बना कर दे दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। शायद मेरा भाई उसे बता चुका था कि वे किस वजह से दुबई जा रहा है, इसलिए वे मेरे बेड पर ही बैठकर मेरे लिए चाय बनाने लगी। वे चाय बनाकर मुझे कप पकड़ाने लगी तो मैंने कप के साथ उसका हाथ भी पकड़ लिया। उसने फ़ौरन ही अपना हाथ पीछे खींच लिया और कमरे से बाहर निकल गई। फिर तो मैं उसे छूने के बहाने ढूंढता था। कभी उसका हाथ बहाने से पकड़ लेता तो कभी उसकी तारीफ़ करने लगता। मैंने महसूस किया था कि वह मुझसे बचती रहती थी। एक रात मैंने उसके कमरे में जाते ही भाई को वीडियो कॉल की और उससे बातें करने लगा। फिर मैंने कहा कि क्या तुम्हारी अपनी बीवी से बात हुई है। वे कहने लगा, हाँ हो जाती है। मैंने कहा, लो मैं तुम्हारी बात उससे करवा देता हूँ। वे कहने लगा, अब तो फिर सो गई होगी। मैंने कहा कि नहीं, अभी तो वो तुम्हारे इंतज़ार में जाग रही होगी। ये कहते हुए मैं अपने कमरे से बाहर निकला और अपने भाई के कमरे में दस्तक देनी शुरू कर दी। भाई मुझे मना कर रहा था कि तभी मारिया ने दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा कि तुम्हारे पति की कॉल है, उससे बात कर लो। ये सुनकर उसने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। मैं कमरे से बाहर नहीं गया बल्कि कमरे के अंदर चला गया, उसके साथ जाकर बैठ गया। वे देखकर थोड़ी घबराई थी लेकिन भाई से बातें कर रही थी। मैंने कहा कि चलो दोनों मिलकर बातें करते हैं। मैं बारिया के बराबर में बैठकर भाई से बातें करने लगा। मैं कहने लगा, तुम्हारी बीवी बड़े नखरे वाली है, मुझसे बात नहीं करती है, मैं सारा दिन बोर होता रहता हूँ। भाई ने मारिया से पूछा, क्या बात है, मेरा भाई तो तुम्हारे छोटे भाइयों जैसा है, कर लिया करो उससे बात। मेरे सामने शायद वो खुलकर बात नहीं कर रही थी, इसलिए कहने लगी कि मेरे पास समय ही नहीं होता, मैं ज़्यादा समय मम्मा के साथ ही गुजारती हूँ। मैंने कहा, अपनी बीवी से कहूँ ना यार, थोड़ा मुझे भी टाइम दे दिया करे। मैंने बार बार यही बात कही तो वो बोला, तुम इसके साथ बैठकर बातचीत कर लिया करो। वे कहने लगी, ठीक है मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे ज़्यादा लड़कों से बात करना पसंद नहीं है। मैंने कहा, मैं कोई अजनबी थोड़ी हूँ, देवर हूँ उसका। भाई देवर भाभी में तो बहुत सी बातें होती हैं करने के लिए, लेकिन यही कि मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाती है। कुछ देर भाई से बात करने के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। भाई को फ़ोन लगाना तो एक बहाना था। मैं रात के इस समय उसके कमरे में रहना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था
उसके अलावा भी बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन वह कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, आप प्लीज़ अपने कमरे में चले जाएं। मैंने कहा कि पहले आप मुझसे वादा करें कि आप अपना थोड़ा वक्त मुझे भी दे दिया करेंगी। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आपसे थोड़ा सा वक्त ही तो मांग रहा हूँ। लेकिन मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, इसलिए आप अपने कमरे में चली जाएं। वे बड़े ही गुस्से में बोली थी, लेकिन मैं खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन कमरे में आकर मैं सोचने लगा, शराफत से काम नहीं चलेगा। मैं इस लड़की से फ्री होने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मुझसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में लगी रहती है। मैं सोच चुका था कि अब मैं इसके कमरे में चला जाऊंगा, ज़बरदस्ती अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। वह मेरा क्या बिगाड़ सकती है? मेरा भाई वैसे भी मेरी बात पर भरोसा करेगा। मैंने ऐसा ही किया था। रात के किसी पहर में लॉन्च की खिड़की से, जो कि उसके कमरे में खुलती थी, उस खिड़की से अंदर कूद गया। अंदर जाकर देखा तो वह सो रही थी। मैंने खिड़की बंद कर ली। दरवाज़ा तो पहले से ही लॉक था। मैं उसके करीब गया तो उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह चिल्लाती रह गई, लेकिन मेरे सर पर तो शैतान हावी हो चुका था। मैंने उसे बर्बाद कर दिया था। मैंने उससे कह दिया कि अगर तुमने किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं साफ मुकर जाऊंगा और कह दूंगा कि तुमने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तुम्हें अगर अपना घर बसाना है तो तुम अपनी ज़बान को बंद रखना। उसने कहा, तुम घटिया और नीच किस्म के इंसान हो। जिस घर में मेरी आबरू सुरक्षित ना हो, उस घर में मैं कभी नहीं रहूँगी। मेरा मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं था कि वह यहाँ रहे या यहाँ से चली जाए। अगले दिन वह अपने मायके जा चुकी थी। उसने मेरे भाई से फ़ोन पर सारी बात बताई, लेकिन मेरे भाई ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। वह कहने लगा, तुम झूठ बोल रही हो, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसे मैंने सोचा था। मेरी माँ और भाई दोनों ने ही मारिया को झूठा समझने लगे थे। मेरे भाई ने उसे तलाक दे दी। मारिया ने मुझे बहुत ज़्यादा बददुआ दी थी। इस बात के कुछ समय बाद ही मेरे सर में तेज़ दर्द उठा था। दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब मैं डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने गया तो डॉक्टर ने मेरे दिमाग का चेकअप करके बताया कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और वह अपनी आखिरी स्टेज पर है। मैं अब अस्पताल के बेड पर लेटा अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। शायद मुझे मारिया की बददुआ लग गई या फिर मेरे पापों की सज़ा मुझे इस तरह से मिली। मेरी सारे नौजवानों से गुजारिश है कि रिश्तों के मामले में लापरवाही ना करें, रिश्तों की मर्यादा को कायम रखें और कभी भी शैतानी ख्यालात को खुद पर हावी ना होने दें, जैसे कि मैंने होने दिया और आज मैं मौत के करीब जा रहा हूँ। जब मुझे मारिया का ख्याल आता है तो मैं चिल्लाने लगता हूँ कि जो मैंने उस मासूम के साथ किया था, न जाने ऊपर वाला मुझे उसकी और क्या क्या सज़ा देगा।